morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. गुड मॉर्निंग बच्चों, हम संजय भटनागर दिस साइड। कैसी पढ़ाई चल रही है यार आप लोगों की? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। रिवीजन शायद स्टार्ट कर दिया होगा कई बच्चों ने, स्पेशली जो चैप्टर्स वो कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप मेरा चैनल ज़रूर देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कई सारे कवर कर चुका हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी ऑलरेडी अपलोडेड है। कई सारे वीडियोज़ में विद सबटाइटल्स डाला हूँ जिससे कि आपको वो नोट्स की तरह आप यूज़ कर सकें। इंडियन इकोनॉमी में अभी प्रोसेस में हूँ, बीच में कुछ तबीयत डाउन रही तो मैं कई दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वुड लाइक टू से सॉरी टू यू। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर कराने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई पहली बात है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आप सीधा वर्ड्स को समझेंगे तो ह्यूमन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन्स ऑफ अ कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल फॉर द कंट्री। किसी भी कंट्री का अगर ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस तेज़ी से करती है। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि ह्यूमन कैपिटल बहुत कम है। यूएसए ले लो, हमारे से 30% उनकी पॉपुलेशन है। कनाडा ले लो, जापान ले लो, अगर आप इन सारी कंट्रीज़ को देखोगे तो ये कंट्रीज़ का ह्यूमन कैपिटल हमसे काफ़ी कम है। बट बिकॉज उन्होंने अपनी एजुकेशन पे और अपने ह्यूमन कैपिटल पे बहुत इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसके वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रोडक्टिविटी या फैक्ट्री सेटअप है या जितने भी सेक्टर्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी कंट्री के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि फिजिकल कैपिटल होता क्या है। फिजिकल कैपिटल जब हम बात करते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री एक्सेट्रा। हम उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि हमारे को आगे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि प्लांट्स, जैसे मशीनरी, जैसे फैक्ट्रीज। ये सारे का सारा हमारा फिजिकल कैपिटल में आता है। भाई फिजिकल कैपिटल और फिजिकल रिसोर्सेज में फ़र्क है, आप ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्री के पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज, और आयरन और कॉपर और इस तरह के रिसोर्सेज हो गए, लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमको जो सेटअप चाहिए होता है, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी एक्सेट्रा, उसको हम फिजिकल कैपिटल में काउंट करते हैं। तो वो फिजिकल कैपिटल बेसिकली क्या होगा, एक तरह से हम उन सारे इनपुट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे को फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए चाहिए होते हैं। भाई अब क्या इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर कंट्री में फिजिकल रिसोर्सेज हैं पर फिजिकल कैपिटल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वहाँ पे कैपिटल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज को हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते। Then either it depends on the entrepreneur who decide to invest in physical capital based on the expected rate of return। भाई जब भी एक बिजनेसमैन पैसा लगाता है फिजिकल कैपिटल पे, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा पे, तो उस पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली वो क्या चीज़ देखेगा कि उसको जहाँ पे वो पैसा लगा रहा है उस पर जो भी उसको रिटर्न आने वाला है वो कितना है। अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है वो तभी पैसा लगाएगा, अदरवाइज ही वोंट इन्वेस्ट हिज मनी देयर। सो ये उसके एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे पैसा लगाना चाहता है और किस तरीके से फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करेगा। फिर अगला पॉइंट आ गया, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। भाई जब हम मशीनरी वगैरह को फॉर्म करते हैं, नई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो सीधी सी बात है कि पैसा लगता है। सीधी सी बात है कि टेक्निकल नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फिजिकल कैपिटल को फॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर हम एक पूरा इसको समराइज़ करें, सो वो फिजिकल कैपिटल जो हमारे को फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए चाहिए, जैसे प्लांट, मशीनरी, और हम तभी इसको सेटअप कर पाएंगे जब वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है
कि कैसे एंटरप्रेन्योर उसको कैलकुलेट करे, कैसे वहाँ उस फैक्ट्री में सेटअप करने से उसको कितना रिटर्न्स आएंगे, वो तभी वहाँ पैसा लगाएगा, अदरवाइज ही वोंट इन्वेस्ट हिज मनी हियर। ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल। भाई ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज विच द पीपल पॉजेस। भाई हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी कंट्री में जो एजुकेशन लेवल है, जो स्किल लेवल है, जो नॉलेज लेवल है, जो एक्सपर्टीज लेवल है, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि हमारा जो ह्यूमन मैन या मैन पावर है वो कितना स्किल्ड है, कितना एबल है, उसका एक्सपर्टीज लेवल क्या है, उसको कितने काम बहुत अच्छे तरह से आते हैं, एजुकेशन लेवल कैसा है, एंड उसकी नॉलेज कितनी है। अब क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। भाई आपका फिजिकल कैपिटल पूरे का पूरा बेकार है अगर आपका ह्यूमन कैपिटल कैपेबल नहीं है कि वो उस फिजिकल रिसोर्सेज को या फिजिकल कैपिटल को कैसे यूज़ करे। तो फिजिकल कैपिटल को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करने के लिए आपका ह्यूमन कैपिटल का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप एजुकेशन लेवल पे एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे पैसा खर्च करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन पे पैसा खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे को ह्यूमन कैपिटल का प्रोसेस को तेज करना है तो हमारे को वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना, जैसे कि ITIs हो गए हैं, IITs हो गई, या मेडिकल साइंसेस जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो हो गए। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल। भाई अब आपको अगर ट्रेन मैन पावर को प्रोड्यूस करना है तो उस ट्रेन मैन पावर को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोग होने चाहिए जो उस तरह की मैन पावर को ट्रेन कर सकें। तो इसका मतलब क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रेन ह्यूमन कैपिटल पहले से ही होनी चाहिए कि आप उस प्रोसेस को तेज कर सकें। अगला पॉइंट, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। भाई जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करते कि नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी, या नए वोकेशन इंस्टीट्यूट्स कैसे सेटअप किए जाएंगे, या नए ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे सेटअप किए जाएंगे, तो गवर्नमेंट कॉन्शियसली डिसाइड करती है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को तेज करना है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस तेज हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो प्रॉपर्ली यूज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम डेवलपमेंट प्रोसेस सब तेज हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी हमने करा ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। कई बार क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क का टाइप का कि ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस बताओ। तो भाई सीधी सी बात है कि जो फिजिकल कैपिटल है इट इज़ टेंजिबल, इट कैन बी सीन एंड टच्ड एंड कैन बी ईजिली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में आप मशीनरी या इस तरह की चीज़ों को खरीद सकते हो, जबकि ह्यूमन कैपिटल इट इज़ इंटैंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन। आप देख सकते हो लेकिन उसके एक बंदे के अंदर कितना स्किल है ये आपको नहीं पता, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो इट इज़ इंटैंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। भाई बेसिकली तो हम लेबर को खरीदते हैं, पर हम लेबर के स्किल को खरीद रहे, वी आर नॉट बाइंग लेबर, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो आता है इट डेप्रिशिएट्स विद पैसेज ऑफ टाइम। भाई आप एक मशीनरी लेकर आते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है, उसमें स्पेयर या उसमें इस तरह का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा आता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं, ह्यूमन कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है दैट कैन बी इवन डेल्ट विद व्हेन यू मेक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप अगर किसी ह्यूमन को ज़्यादा एजुकेट करते हो, आप उसको ट्रेनिंग देते हो, आप तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी, एंड इंस्टेड ऑफ डिप्रिशिएटिंग ही विल गेन मोर नॉलेज, ही विल बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। थर्ड पॉइंट, इट इज़ मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। भाई मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ वन गुड और वन ह्यूमन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब जो फिजिकल कैपिटल है आप कंट्रीज़ के बीच में इसको खरीद या बेच सकते हो, इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। बहुत हमारी कंट्री में हर साल लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी को इंपोर्ट किया जाता है और ऐसे ही हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी कम है इन बिटवीन द कंट्रीज। देन आता है फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। भाई जैसे एक ह्यूमन ने कोई मशीनरी बेची तो ओनरशिप
एंड कंट्रोल अब दो अलग अलग हाथों में है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल कैपिटल की ओनरशिप है उसकी ह्यूमन ओनर से उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। भाई अब एक बंदे को कोई स्किल है, एक कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, तो आप उसके स्किल को उससे अलग नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। जो फिजिकल कैपिटल है ये एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, जबकि ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है। पार्टली एक सोशल प्रोसेस है और पार्टली डिपेंड करता है उस ह्यूमन पे जो नॉलेज को गेन करना चाहता है और उन लोगों पे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अगेन हर साल लाखों करोड़ रुपए की मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उनका इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, उनकी कॉस्ट कम हो जाए। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप इंपोर्ट से बढ़ा सकते हो। जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। डिपेंड करता है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी बना रही है, उसको वो कितना पैसा एजुकेशन पे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे लगा रही है और किस स्पीड से वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना चाहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये पॉलिसी डिसीजन की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन उसका डिफरेंस। अब आता है टॉपिक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कैसे हम ह्यूमन कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। So it refers to development of abilities and skills among the population of the country। भाई जो लोगों की एबिलिटी है, जो लोगों के स्किल्स हैं, अगर हम उसको बढ़ा सकें थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनकी इनकम अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा एंड कंट्री ग्रो करेगी। तो अब भाई ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को हम कैसे कैसे इस प्रोसेस को हम तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। भाई अगर आप एक अनपढ़, एक इलिटरेट आदमी को एजुकेशन देते हो, आप उसको किसी चीज़ पे काम करने की ट्रेनिंग देते हो, तो वो उसकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अनस्किल्ड लेबर के भी स्किल इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो। देन इट इज़ सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स फॉर इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो जिस तरीके से फैक्ट्रीज नई नई मशीनरी खरीदती है, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदती है, तो उसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन कैपिटल पे पैसा खर्च करने से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, दैट इज बीइंग कंपेयर्ड टू स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल गुड्स, जिससे कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। फिर जब लोग ज़्यादा ट्रेन होंगे तो ऑब्वियसली उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उनको ज़्यादा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। देन आता है बेटर सोशल स्टैंडिंग। पे एक पढ़ा लिखा आदमी जो एक अच्छा पैसा कमा रहा है उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज ही इज़ मोर एजुकेटेड, ही इज़ अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो उसकी सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव करती है। देन एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। भाई गरीब आदमी के पास इतने चॉइसेस नहीं होते कि वो क्योंकि उसके पास उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करता है वो ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकता। लेकिन एक वेल टू डू इंसान जिसकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल होती है। वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छे स्कूल में एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, वो उनके लिए अच्छे से अच्छा कपड़े खरीद सकते हैं, वो अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको भेज सकता है। तो ही हैज़ गॉट मोर चॉइसेस कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ इलिटरेट और हु इज़ अनस्किल्ड। देन इट प्रोवाइड्स नॉलेज। भाई जब आप पैसा खर्च कर रहे हो एजुकेशन पे, तो ऑब्वियसली होता है कि नॉलेज बढ़ती है, एंड जब नॉलेज बढ़ती है तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने को आसानी होती है जो अभी तक आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको उनके बारे में आइडिया नहीं था। तो स्टिमुलेट्स इनोवेशन। भाई अगर आप ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाते हो तो भाई इसका मतलब क्या होगा कि आप उनको ज़्यादा एजुकेट कर रहे हो। जब ज़्यादा एजुकेट करोगे तो वो ज़्यादा नई नई स्टडीज़ करेंगे, वो ज़्यादा नए नए इनोवेशंस करेंगे, नए नए प्रोडक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगेन सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा और इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। Then facilitates adaptation of new technologies।
भाई अब वर्ल्ड बहुत डायनामिक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो लगातार नई से नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड ज़्यादा होगी, पढ़ी लिखी ज़्यादा होगी, तो उसको नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना आसान हो जाएगा, उसको उस चीज़ों को सीखना आसान हो जाएगा, और हम पूरे वर्ल्ड में कॉम्पीट कर पाएंगे, हम पीछे नहीं रह जाएंगे। ओके बच्चों, हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में पहला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरे तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे पैसा खर्च करके हम ह्यूमन कैपिटल को और हेल्दी बना सकते हैं। तो भाई इंक्रीजेस अ हेल्दी लेबर फोर्स। भाई आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि लोग ज़्यादा बीमार हैं या ज़्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है, या उनकी प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, और एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इकोनॉमी जो जहाँ पे लोग ज़्यादा हेल्दी हैं उनका आउटपुट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वेल टू डू होंगे, वो ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे। तो अगर हम हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में एक लेबर फोर्स, हेल्दी लेबर फोर्स बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। भाई अगर हमारी ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ आज भी बहुत सारा लेबर सिर्फ इसलिए ऑफिस नहीं आ पाता क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो अगर हम हेल्थ पे खर्च करेंगे तो क्या होगा कि वो फिजिकली फिट रहेगा, वो एब्सेंट कम होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, बेटर फूड एंड प्रॉपर नरिशमेंट। भाई अगर उसको हम हेल्दी डाइट देंगे तो अगेन उसके आउटपुट बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि उसकी जो लाइफ में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर वो कम बीमार पड़ रहा है, अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है इकोनॉमी के लिए, अपने बॉसेस के लिए, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके आगे की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, उसके आगे की पूरी फैमिली पे इसका इम्पैक्ट आएगा, और पूरी की पूरी फैमिली का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा। भाई अब हम हेल्थ एक्सपेंडिचर को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। हमारी कंट्री में आज भी बहुत छोटे बच्चों को BCG और ECG के इंजेक्शन से दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। सिर्फ उसका पर्पस क्या होता है कि आने वाली कई सारी पॉसिबल बीमारियों से उनको बचाया जा सके, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगला आता है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होता है, जब आप किसी इंसान को जब वो बीमार पड़ा हो तो आप उसको उसी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आप उसको दवाई दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलनेस। थर्ड होता है सोशल मेडिसिन। अगर आप हेल्थ लिटरेसी पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, आप लोगों को ये बताते हो कि किस तरीके से अगर वो हेल्दी रहेंगे तो उनको कैसे फ़ायदा रहेगा, और उनको इस बात का आइडिया मिलना बहुत ज़रूरी है कि उनको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, या उनको अपने आसपास क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, या उनको गार्बेज को सिर्फ गार्बेज डंप्स में डंप करना चाहिए। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको अगर आप एजुकेट करेंगे तो उससे हमारी नॉट सिर्फ उनको फ़ायदा होगा, हमारी पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराना, जैसे उनको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराना। हमारे प्रधानमंत्री ने जो पब्लिक शौचालय का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका मेन एम सिर्फ एक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। ओके बच्चों, जो तीसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। आप लेबर को ऑन द जॉब, जब आपने उसको काम करा रहे हो तो आप उसको काम पे कराते साथ साथ आप उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही, और आपको बहुत जल्दी से आप उसको ट्रेन कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। सो लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली प्रोसेस, देन इट इम्प्रूव स्किल एंड एफिशिएंसी वर्कर्स एंड मेक देम मोर प्रोडक्टिव। भाई जब आप किसी स्किल्ड लेबर के अंडर में आप किसी अनस्किल्ड लेबर को काम कराओगे तो उसको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि वो कैसे उस काम को कैसे करना है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा, रिजल्टिंग इनटू डिक्लाइन इन कॉस्ट।
भाई अब हम जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है हम उसको बेसिकली जनरली कैसे करते हैं, एक होता है ऑफ द कैंपस। ऑफ द कैंपस का मतलब है कि कई सारी कंपनीज बाहर के इंस्टीट्यूट्स को हायर करती हैं कि वो उनके एम्प्लॉय को ट्रेन कर सके, तो उसको बाहर भेजा जाता है किसी ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जा सके। और एक होता है ऑन द कैंपस जहाँ पे बेसिकली उसको कोई स्किल्ड लेबर या कई सारी कंपनीज में खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है, काम भी चल रहा है और काम के दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑन द कैंपस। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब एक बंदे को ट्रेनिंग मिल गई, एक लेबर को ट्रेनिंग मिल गई, तो फर्म ये कोशिश करती है कि जो वर्कर है वो कुछ टाइम तक काम करे, जो भी उसने ट्रेनिंग में सीखा है उसको वो काम करे। तो क्या होगा कि इसका फ़ायदा वर्कर्स को भी होगा कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट करा था वो कंपनी रिकवर कर पाएगी, उसको बेनिफिट होंगे। बेनिफिट जैसे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाना, जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाना। देन आता है रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप कभी भी देखिएगा कि जब भी आप किसी इंडिविजुअल को ट्रेन करते हैं तो आपने जो भी पैसा वहाँ लगाया है और उस इंडिविजुअल को ट्रेन करने के बाद उस पर जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं वो रिटर्न्स हमेशा उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो जो रिटर्न्स हैं वो उसको ज़िंदगी भर आएंगे। कॉस्ट आप कोई भी सोच लीजिए कि आपने कोई एजुकेशन डिग्री ली, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा, आपने 1 लाख 2 लाख जितने पैसा आपने खर्च करा, लेकिन वो डिग्री आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगी, वो आपको हेल्प करेगी आपके करियर में, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अर्न करने में। इसका मतलब क्या होगा कि एजुकेशन पे जो पैसा लगाया जाता है, ट्रेनिंग पे जो पैसा लगाया जाता है, उससे जो रिटर्न आता है वो उसकी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, जो फोर्थ तरीका है, चौथा तरीका है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, वो होती है माइग्रेशन से। पहले तो माइग्रेशन होता क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हर साल रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या ऐसे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, एक्चुअली अनप्रोफेशनल लोग भी जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, लेकिन वो लोग भी माइग्रेट करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं। तो पढ़े लिखे लोग या अनस्किल्ड लेबर जो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करता है इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो माइग्रेशन की डेफिनेशन में आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि माइग्रेशन जो है उसमें हमें 2 तरीके की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। पहला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपको पहले बहुत सारा एक रिसर्च करना पड़ता है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कैसी, वहाँ पे लोगों का रहने का तरीका कैसा है, वहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितने, वहाँ पे आप किस तरीके से उन जो भी आपके एक्सपेंसेस को आप कवर कर पाएंगे। तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। भाई जनरली जब आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप ऑब्वियसली कोशिश ये करते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में जाएं, तो उन कंट्रीज़ में जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अ कंट्री लाइक इंडिया। तो अब आपको वहाँ पर भी शुरू में आपको बहुत पैसा सेटअप खर्च करना पड़ता है अपने आप को सेटअप करने के लिए, अपने आप को वहाँ पे सेट करने के लिए कि आपको वो सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको जो भी कॉस्ट लग रहा है आप उसको कैसे कमाएंगे, आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। अब होता क्या है कि जो एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन है दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज अर्निंग एट अ माइग्रेटेड प्लेस आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। भाई कोई ह्यूमन, कोई इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट करता है? मेनली जो 70 to 80% जो क्राइटेरिया है माइग्रेट करने का वो ये होता है कि उसको एक अच्छी नौकरी चाहिए, उसको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तभी वो यहाँ से वहाँ माइग्रेट करेगा। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि ये जो है ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का तरीका माना जाता है, क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हो वहाँ पे जाके आप जॉब करते हो, आपको जो भी अर्निंग्स आती हैं दोज अर्निंग्स आर कंपैरेटिवली मच बेटर दैन यू वुड हैव अर्न इफ़ यू वुड हैव बीन इंडिया। वो अर्निंग्स आपकी, अगर आप इंडिया में होते तो उस अर्निंग से आपकी कई ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं और आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन पर आपने खर्च करा होता है उसको वो कहीं ना कहीं रिकवर करती है, वो क्योंकि वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम अ लेस डेवलप्ड एरिया to a more developed area
so that you are well set up. जो फिफ्थ टाइप का एक्सपेंडिचर है जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में होता है वो होता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है कि आप जब कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप पहले इन पैसा खर्च करोगे, आप ये जानने की कोशिश करोगे कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसा है, यहाँ की आगे जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है। तो उस तरह के खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इट इज़ इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर एंड अदर मार्केट। हम कहीं पर पैसा खर्च करते हैं कि हमारे को वहाँ पे जाके लेबर मार्केट के बारे में पता चल सके कि वहाँ पे वेजेस कैसे हैं, वहाँ पे लेबर के कंडीशन कैसी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं अलग अलग स्किल के लेबर के लिए। It includes amount spent on education institutions, their education standards and cost of education। भाई जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ पे सपोज हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे कि वहाँ पे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग कैसी है, या उनका पढ़ाई का स्टेटस कैसा है, या वहाँ पे वो पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, फैकल्टी कैसी है। फिर हम क्या करेंगे, हम उनके स्टैंडर्ड्स देखेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में भी एक खर्चा आता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। then this expenditure is important to make better decisions regarding investment in human capital। अब इस तरह का खर्चा क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप सही फैसला ले सकें कि आपको कौन से टाइप का कोर्स करना है, किस जगह से करना है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहाँ पर भेजना है, आपके करियर में कौन सी ऐसी चीज़ करने से फ़ायदा रहेगा, ये उसके आगे प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। इससे कि जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप जो स्पेंड करते हो, हम उसको एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन करके बुलाते हैं। ओके बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमी है, और इंडिया में ऑब्वियसली जहाँ पे कि 130 करोड़ लोगों के आसपास की पॉपुलेशन है, यहाँ की गवर्नमेंट को कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाने में जो कि टोटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करें। तो इसका मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। भाई कंट्री बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली इलिटरेट पॉपुलेशन या अनस्किल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना या इस तरह के रिसोर्सेज एलोकेट करना कि कौन सी फील्ड में कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए कि हम ह्यूमन कैपिटल को ग्रो कर सके, ये मुश्किल हो जाता है। बल्कि इतने रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पास नहीं है कि हम इन वन गो ह्यूमन कैपिटल पे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट, सीरियस इनएफिशिएंसीज। हमारी कंट्री में आज भी बहुत सारी सिस्टम में इनएफिशिएंसीज है, कमियां हैं। हम अगर पॉलिसीज़ बनाते भी तो हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में हमारे को जो फोकस करना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जब हम फोकस नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या एजुकेशन सिस्टम में जो कमियाँ हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट, ब्रेन ड्रेन। भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मैन पावर है जो ट्रेंड होती भी है, जैसे IITs हैं, जैसे और IIMs हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम है। तो अगर हम इन लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं तो होता क्या है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ की जो इंटेलिजेंट टॉप मोस्ट मैन पावर है उनको यहाँ से पिक करती है, उनको यहाँ पे जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं और फिर उनको अपनी कंट्री में जाके उनसे काम करवाया जाता है। और जो जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले में, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ के मुकाबले में काफ़ी बेटर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल ग्रेजुएट्स यहाँ से मूव करके बाहर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और इसका नुकसान हमारी इकनॉमी पे पड़ता है, हमारी कंट्री पे पड़ता है। अगला पॉइंट है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जहाँ पे कि कई बार उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश करी है, कुछ हद तक कामयाबी हुए कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो लोगों को एजुकेट करना कि वो कैसे अपनी फैमिलीज को छोटा रख सकते हैं, अंधाधुंध बच्चे पैदा ना करके।
लेकिन उसके बाद भी अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्मॉल फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता। आज भी बड़ी फैमिलीज़ को ये देखा जाता है कि अगर ज़्यादा हाथ होंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पैसा अर्न किया जाएगा, और इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फैमिली पे बर्डन ज़्यादा रहेगा, उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, और अगर ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फैमिली गरीब रह जाएगी। अगला पॉइंट, सेवरल इम्बैलेंसेस। भाई इम्बैलेंसेस बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा ऐसा पैसा है जो कि हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करा गया है, और कहीं ना कहीं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा गया। भाई अगर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करा गया है, हायर एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा गया है, तो कहीं ना कहीं इट रिजल्ट्स इनटू इम्बैलेंसेस इन आवर इकोनॉमी। जिन लोगों को या जिन लो लेवल इनकम ग्रुप को एजुकेशन की ज़रूरत है प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, तो वो जब वहाँ पे एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको ऑब्वियसली हायर लेवल पे उनको एजुकेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगला पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। भाई क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हमारी गवर्नमेंट में अभी भी बहुत सारे ऐसी सिस्टमेटिक वीकनेसेस हैं कि हमारी कंट्री में वो पॉलिसीज़ नहीं है जो कि एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके भाई किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के लोगों को ट्रेन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेनिंग एक तरह के लोगों को दी जा रही है और मैन पावर की डिमांड अलग टाइप के लोगों की है, जिसकी वजह से इवन लोग ट्रेन होने के बाद भी उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, यह अगर मिलती भी है तो उनको उनके पोटेंशियल से कम अर्निंग मिलती है, जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से रूरल यूथ या अर्बन यूथ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होता है कि अगर काम मिलता है तो ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे कि उनके पोटेंशियल से बहुत कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम अंडर यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अगेन इट रिजल्ट्स इनटू फ्रस्ट्रेशन अमंगस्ट यूथ। देन अगला पॉइंट आता है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई अगर मैन पावर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इनोवेशंस नहीं हो पाएंगी। हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी या साइंस फील्ड में हम उतनी इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी मैन पावर ट्रेन नहीं। और अगर इसका क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट, अगर मैन पावर ट्रेन नहीं होगी तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएगी जो होनी चाहिए, रिजल्टिंग इनटू बैकवर्डनेस ऑफ आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में जो प्रोग्रेस रेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के टाइम में इंडिया को फेस करनी पड़ती है। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में। भाई अगर हम इसके कॉजेज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। भाई अगर आप किसी बच्चे को एजुकेट करते हैं, आप उसके पूरे करियर में आप उसको एक तरीके से पढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट उसको लाइफ लॉन्ग रहेगा, और सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं होगा, पूरी कंट्री को उसका फ़ायदा होगा, उसकी फैमिली को, सोसाइटी को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज देते हैं तो वो ज़्यादा हेल्थी रहेगा, वो बीमार कम पड़ेगा, उसका बीमारियों पे कम खर्चा होगा, उसकी अगेन आउटपुट बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका इनकम बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर आएगा। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरी बात, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स of these services do not have complete information about the quality of the services and their cost। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, कई सारे लोगों को आज भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता, कई सारे लोगों को आज भी ट्रेनिंग की या आज भी अच्छी हेल्थ सर्विसेज की इम्पोर्टेंस नहीं पता, जिसके चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा पैसा मेडिकल कॉस्ट पे लग जाता है या बहुत सारा पैसा बहुत सारे एफर्ट्स उनके पैसा कमाने में लग जाते हैं, जो उनको ये नहीं पता कि अगर वो स्किल्ड होते तो शायद उनकी अर्निंग नॉर्मल से काफ़ी अच्छी होती। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस तरह की एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। उनका ट्रेंड होना, उनका हेल्दी होना ना ही सिर्फ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी इकनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है।
जो अगला पॉइंट आता है, द प्रोवाइडर्स ऑफ दीज सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली पावर एंड मे गेट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन। भाई आपने बहुत देखा होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, तो वो प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। बल्कि आज भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने मरीजों से बहुत मनमाना पैसा चार्ज करते हैं और उसके बाद भी इलाज की कोई गारंटी नहीं होती। बहुत सारे स्कूल्स अपने बच्चों से मनमानी फ़ीस चार्ज करते हैं और उसके बाद भी एजुकेशन की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स को इस एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके बच्चों, एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में इस लॉ को इनेक्ट करा गया। इसका मेन पर्पस क्या था? फ्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाना उन बच्चों के लिए जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच में, 6 से 14 साल के बच्चों की जो एज है उनके लिए जो एजुकेशन का राइट है वो फंडामेंटल राइट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दे कैन फाइट फॉर इट, दे कैन क्लेम इट। सो ये एक लॉ इनेक्ट करा गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था एजुकेशन को इन बच्चों तक पहुंचाने के लिए। ओके बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर में आता है वो आता है, व्हाट आर सम ऑफ द एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन ऑफ आवर कंट्री। तो भाई सबसे पहले आता है एडल्ट लिटरेसी रेट। पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ एडल्ट लिटरेट पॉपुलेशन टू टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। एक कंट्री में लोग एडल्ट हैं और कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम उसका रेशियो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन से निकालें तो उसको हम एडल्ट लिटरेसी रेट बोलते हैं। जो मेल्स के केस में जो 61.9% था 1990 में, जो बढ़ के 81% हो गया 2015 में। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़बरदस्त अच्छा इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। हाँ, अभी भी जितना टारगेट होना चाहिए तो उतना नहीं माना जाएगा, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा। फीमेल्स के केस में इट इंक्रीज फ्रॉम 37.9% इन 1990 टू 63% इन 2015। 37.9% था 1990 में, जो बढ़ के 63% हो गया, जो एक कंपैरेटिवली काफ़ी लो फिगर है, काफ़ी कम फिगर माना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी कंट्री में फीमेल एजुकेशन पर अभी भी बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। वो सारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में लास्ट ईयर तक पूरा कंप्लीट करते हैं उसको हम प्राइमरी कंप्लीशन रेट बोलते हैं। भाई 1990 में जो मेल्स का रेशो था वो था 78%, मतलब 78% बच्चे अपने प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट करते थे, जो 2015 में बढ़ के हो गया 94%। सिमिलरली फीमेल्स के केस में 1990 में इट वॉज 61% फीमेल स्टूडेंट्स अपने प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट करते थे, जो बढ़कर हो गया 99% इन 2015 में इट वॉज 99%, जो कि एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो आता है यूथ लिटरेसी रेट। पहले तो होता क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 ईयर्स who can with understanding read and write a short simple statement in their everyday life। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, पहली बात जिनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है। दूसरा, वो एटलीस्ट समझते हुए रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट, रोज वो एक सिंपल छोटा स्टेटमेंट समझते हुए उनको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, वो समझते हुए उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे, जब हम उसे एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करेंगे वो आ जाएगा यूथ लिटरेसी रेट। इंडिया में मेल्स में जो यूथ लिटरेसी रेट है वो था 76.6% इन 1990, जो बढ़ के हो गया 92% इन 2015। और फीमेल्स में यूथ लिटरेसी रेट था 54.2% इन 1990, जो बढ़ के हो गया 87% इन 2015। बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती है प्लीज़ कमेंट्स में डालते रहिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट जो मेरे नज़र में आता है जो आप कमेंट में लिखेंगे वो मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ सिंपल मेरे पेज का नाम है। प्लस हो सके
मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। आपकी परसेंटेज आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पूरी बोर्ड के लिए पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।